हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स और भौतिक विज्ञान से रिलेटेड एक नया वीडियो जो कि पार्ट 2 रहेगा। और इस वीडियो में रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएफ हो, एएलपी, ग्रुप डी या एनटीपीसी और एसएससी के एग्ज़ाम में भी इससे साइंस से, जनरल साइंस या फिज़िक्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उन सारे क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अब आने वाले एग्ज़ाम में बनेंगे तो उन क्वेश्चनों को रखा गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों से। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से घन कोण का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आपको आता हो तो आप रिवीजन करिएगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और रेडियन किसका मात्रक होता है? ये समतल कोण का होता है। दोनों में कन्फ्यूजन है, याद रखिएगा। समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और जितने भी एग्ज़ाम में मात्रकों से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कम से कम 15 से 20 मात्रक हैं जो कि आपको आने ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बल बटे क्षेत्रफल निम्न में से किसका एकांक है? तो फॉर्मूले की बात कर रहा है, तो ये दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। याद रखेंगे, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स बटे एरिया, एफ बटे ए, ये होता है दाब का फॉर्मूला। याद रखेंगे, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यदि उसमें दिशा है, सदिश राशि है, तो वो उसका परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलिए थोड़ा सा जानेंगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो सदिश राशियाँ वह होती हैं जो परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है इसके लिए, और उन्हें ही सदिश राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए विस्थापन, भार, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आदि। जैसे आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एग्जाम्पल इसके लिए आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और यदि बात करें अदिश राशि की, तो जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, उन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, क्योंकि नाम में ही छिपा हुआ अदिश मतलब बिना दिशा के। तो ऐसे याद रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, माप, समय। तो ये हो गया सदिश और अदिश राशि, आप इतना याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा की सतह पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि क्या होता है। तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भार कितना हो जाता है पृथ्वी के द्रव्यमान का? 1/6 हो जाता है। जितना पृथ्वी में भार रहता है उसका आधा होकर 1/6 हो जाता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार कितना कम हो जाता है? 1/6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो विद्युत जनित्र द्वारा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। याद रखेंगे, 10⁻7 अर्ग। और यदि बात करें 1 अर्ग की, तो अपोजिट हो जाएगा, तो वो माइनस में वैल्यू चली जाएगी। तो 1 अर्ग जैसे ये दिया हुआ है, 1 अर्ग की बात करेगा तो 10⁻−7 जूल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। 1 जूल पूछा जाएगा तो 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग पूछा जाएगा तो माइनस में हो जाएगी 10⁻−7 जूल। और कुछ और इंपॉर्टेंट है, 1 किलो कैलोरी, ये खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई है, किलो कैलोरी। और इसका बात करें तो 4.2 × 10 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 × 10 जूल होता है। और जूल और अर्ग बता ही दिया है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। क्या कौन सी ऊर्जा होती है? यदि मानव शरीर द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उस ऊर्जा को किस में व्यक्त करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की खगोलीय इकाई है। मतलब दूरी का अगर किसी का मापन करना होता है तो प्रकाश वर्ष से किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष भी पूछा जाता है, क्या होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे, क्या होता है? 9.46 ×
15 मीटर। ये याद रखिएगा, इसका इकाई इसका मान होता है 1 प्रकाश वर्ष का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संवेग संरक्षण पर के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। और यदि बात करें न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों को योग से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम निकल के आता है। ये भी पूछा जाता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है। तो न्यूटन के प्रथम नियम या द्वितीय नियम या दोनों नियम या द्वितीय या तृतीय नियम, ऐसे आता है क्वेश्चन। याद रखेंगे, न्यूटन के द्वितीय व तृतीय दोनों नियम पर आधारित है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी माइनस स्क्वायर। याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा की पावर -2, याद रखिएगा। और जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ब्रह्मांड में पदार्थ का कोई भी कण किसी अन्य को एक बल के साथ अपनी ओर आकर्षित करता है जो सीधे द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी परिभाषा से इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखेंगे, F बराबर क्या होता है, G जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और M1 M2 द्रव्यमान होता है, और R स्क्वायर ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये नीचे जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और जो G हमारा होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है। अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट G का मान, जैसे G का ये इसमें पूछा गया है एसआई इकाई, तो कभी कभी इसका मान भी पूछ लिया जाता है कि G का कितना मान होता है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी माइनस स्क्वायर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगाए जाते हैं क्योंकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या है, देखिए रेलवे के क्वेश्चन है ऐसे ही बनते हैं, और ये आपको बेसिकली किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। यदि हम थ्योरी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें ऐसे तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो रेल की पटरियों में नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगे होते हैं वो किस लिए लगे होते हैं, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि बात करें जड़त्व के नियम के सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने, लेकिन इसका आगे प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने। जो कि न्यूटन के प्रथम नियम में, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूटन के द्वितीय नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है, और न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। यदि आप इसका पहला वाला फिजिक्स का वीडियो देखेंगे, पहला पार्ट, तो उसमें सारे न्यूटन के नियम को बताए गए हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता, ये कथन किसका है। तो ये कथन दिया था न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये न्यूटन का प्रथम नियम पर बताया गया है, पिंड जब तक विरामावस्था में रहेगा तब जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये हमारे न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और याद रखेंगे ये समीकरण भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूले जिससे फॉर्मूले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने पे अपकेंद्रीय बल लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक रहता है, याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए बन जाता है जल्दी खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, ये पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जैसे हम लोग रॉकेट या कोई प्रक्षेपण मिसाइल का लॉन्च करते हैं तो वो पलायन वेग से ही लॉन्च करते हैं, कि अगर इस पलायन वेग से लॉन्च किया जाता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, की वो पृथ्वी पर कभी वापस ना आए। अगर पृथ्वी पर गिर जाएगा तो मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा ना, इसलिए पृथ्वी का पलायन वेग से भी क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं या क्यों तैरते रहते हैं? तो ये अपने पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है पृष्ठ तनाव से कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल आकार में गोल होती हैं क्यों? तो ये भी अपने पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, याद रखेंगे दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, यहाँ पर किस होगा? याद रखेंगे, ताप किस सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -273 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखेंगे -273 डिग्री सेल्सियस पर ताप 273 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर परम ताप इसका शून्य होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नेफ्रोस्कोप। याद रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफ्रोस्कोप, याद रखेंगे। और यदि बात करें एनीमोमीटर की, तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। और जो रेन गेज होता है ये वर्षा की मात्रा को मापते हैं। और जो हाइग्रोमीटर होता है ये भी मापते हैं, आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए नेफ्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है जूल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यास्थ बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बल। जैसे स्प्रिंग ऐसी होती है, ये यहाँ से खींची जाती है और इसको भी नीचे से खींची जाती है, और पुनः वापस अपनी स्थिति पर आने के लिए इसको प्रत्यास्थ बल लगाया जाता है, तब ये वापस अपनी स्थिति पे आती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमर। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर वैज्ञानिक थे, इन्होंने मापा था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, तो इन दोनों में आपस में बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों पटरियों को जोड़े रखना। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या कार्य होता है? दोनों पटरियों, जैसे ये दोनों पटरी हैं उनको आपस में जोड़े रखना, ये काम होता है रेल पथ में फिश प्लेट का, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु, चार ऑप्शन है आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतत वेग से चलती रहेगी। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग, तो 330 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि का वेग होता है, याद रखेंगे 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे ये गिलास है, इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है और इसमें बर्फ़ का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है और बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पिघल जाता है, तो गिलास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके द्रव्यमान में ये अपरिवर्तित ही रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एक समान ताप बनाए रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। और स्टेथोस्कोप आई थिंक सबको पता होगा, ये डॉक्टरों द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे मानव शरीर की आंतरिक आवाज़ों को या धड़कनों को सुनने के लिए जो आला गले पे टांगे रहते हैं, ये वही होता है स्टेथोस्कोप। याद रखेंगे ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि या इको उत्पन्न करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका, परावर्तन। परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि या इको उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो 95 डेसिबल होता है अधिकतम पॉइंट जिसके बाद मानव शरीर ये सुन नहीं सकता। इसकी ध्वनि इतनी तीव्र हो जाती है, इसके बाद की जितने भी डेसिबल होते हैं मानव द्वारा ये सुना नहीं जा सकता। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर क्या राइट रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, चांदी। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। जो ठोस होता है ठोस नहीं, ये जो कपूर होता है जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं अक्सर, तो जब ये वाष्प बन के उड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। याद रखेंगे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। याद रहेगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहती है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये नौ संचालकों जो नाव बड़े बड़े समुद्रों में जो जहाज चलते हैं नौ संचालकों द्वारा, तो ये उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है। तो क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये जो पानी के अंदर गति और दिशा को ज्ञात करने के लिए ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अब जान लेंगे थोड़ा डॉपलर प्रभाव के बारे में कि ये क्या होता है। यदि श्रोता और ध्वनि का स्रोत एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि में कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, ये श्रोता है और ये स्रोत है, ये कह रहा है, इससे यदि इसकी ध्वनि में कुछ कहते हुए उसको परिवर्तन सुनाई दिया, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, श्रोता और स्रोत एक दूसरे के करीब आते हैं, उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की तुलना में सुनी जाने वाली आवृत्ति अधिक हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर याद ये रखना है आपको, डॉपलर प्रभाव किससे संबंध रखता है? ये श्रोता और स्रोत ध्वनि से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी है, हाइगेंस के द्वारा ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया था। अब थोड़ा सा हम तरंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। तो तरंग क्या होती है? तो प्रायः तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण या संचरण होता है, ये तरंग कहलाती है। तरंग की परिभाषा है ये। और तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। याद रखेंगे, तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग कौन सी होती हैं? ये माध्यम में संचरण करती हैं। इसको संचरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जैसे कि ठोस या द्रव या गैस। ये गैस है, ठीक है, तो इसकी आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनका कंपन माध्यम के कणों के कंपन के समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। यदि बात की जाए ध्वनि की, रस्सी की, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे की, तो ये जैसे ये रस्सी है, तो ये जो कंपन होगा इसके ऊपर नीचे तो होगा, तो ये समांतर कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे, ऐसी तरंगे जिनका कंपन माध्यम के कणों के समांतर में होता है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यदि बात की जाए अनुप्रस्थ तरंगों की, तो इनका माध्यम में कणों के लंबवत इसका कंपन होता है, जैसे कि प्रकाश में और पानी में। ये हो गया यांत्रिक तरंगों के दो पार्ट, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा तरंग का प्रकार है अयांत्रिक तरंगे, जिसको हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे के रूप में भी जानते हैं। तो इसके लिए बिना किसी माध्यम
अर्थात निर्वात में संचरण करती हैं। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता किस पर होती है? यांत्रिक तरंगों में। और अयांत्रिक तरंगों में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचरण करती हैं। एग्जाम्पल के देखेंगे तो गामा किरणें, एक्स किरणें जो एक्सरे होती हैं, जो हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, एक्सरे, और यूवी किरणें होती हैं और पराबैंगनी किरणें होती हैं, दृश्य किरणें और लघु और दीर्घ तरंग और अवरक्त तरंग इनके एग्जाम्पल हैं अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको यदि आप चार्ट के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो याद रहता है। ये चार्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा आपको लिखा गया है इस आपके लिए कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे टोटल क्वेश्चन, और ये 40वां क्वेश्चन ये आपके लिए टेस्ट है। आपने 39 क्वेश्चन पढ़े, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ये आई थिंक सब बता लेंगे क्योंकि जस्ट अभी पढ़ा है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन हमारा, अवरक्त तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, अभी चारों जस्ट पीछे पढ़े हैं सारी तरंगों के बारे में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और आपको ऐसी और भी वीडियोस पढ़नी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में इसका आंसर बताना मत भूलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।